नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के लिए जीके जीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट चौथी क्लास लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स कतई जहर सीरीज को यहाँ पर ज्वाइन किए हुए हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आपके पेपर में 60 क्वेश्चन जीके जीएस का आना है, जिसमें 55 क्वेश्चन आपको यहीं से टकराएंगे और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। इसलिए दोस्तों, इसकी एक भी क्लास को मिस मत कीजिए। तीसरी क्लास को बहुत कम स्टूडेंट्स ने देखा, शायद नोटिफिकेशन सही से पहुंच नहीं पाया है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिखा रहेगा इस वीडियो की प्लेलिस्ट। जाकर अगर आपने पहली क्लास, दूसरी क्लास या फिर तीसरी क्लास नहीं देखी उसको देख लीजिए। उसके बाद आकर आप चौथी क्लास कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक सुबह 10 बजे इसकी क्लास आपको मिलेगी सोमवार से। ठीक है दोस्तों, इसकी टाइमिंग रहेगी सुबह 10 बजे। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि आज का हमारा पहला और पूरी सीरीज का 31वां क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था यह किस संधि के साथ समाप्त हुआ। दोस्तों, आधुनिक इतिहास का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सापल की संधि के साथ समाप्त हुआ था। 1746 ईस्वी से लेकर दोस्तों 1748 ईस्वी तक ये युद्ध लड़ा गया था। और यह युद्ध जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया देश जानते हैं आप, ऑस्ट्रिया, उसमें जो उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। यह दोस्तों जो युद्ध था, जो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था उससे प्रभावित था, और ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध एला सापल की संधि के साथ ही समाप्त हुआ था। अतः प्रथम कर्नाटक युद्ध भी एला सापल की संधि के साथ समाप्त हुआ। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि के साथ हुआ, क्योंकि कर्नाटक युद्ध 3 हुए थे। तो याद रखेंगे कि जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था, सेकेंड कर्नाटक युद्ध आप लिख लीजिएगा, यह आपके पौंडीचेरी संधि के साथ समाप्त हुआ। और दोस्तों जो थर्ड कर्नाटक युद्ध, क्योंकि 3 ही हुए थे, तो जो थर्ड कर्नाटक युद्ध था यह आपके पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। और जो थर्ड कर्नाटक युद्ध था दोस्तों, यह सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था, सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा कर्नाटक युद्ध आपके सप्तवर्षीय युद्ध से आपके प्रभावित था। तो आपके जो थर्ड कर्नाटक युद्ध था यह आपके सप्तवर्षीय युद्ध से आपके प्रभावित था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन कि भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों, जो भील विद्रोह हुआ था, विद्रोह का क्वेश्चन मैं आपको हर वीडियो में कराता हूं, इसलिए आप विद्रोह को जरूर याद कर लीजिएगा कि भील विद्रोह जो था दोस्तों, भील विद्रोह यह आपके किसके नेतृत्व में किया, आपके लड़ा मतलब किसका नेतृत्व किया था इसका। तो सेवाराम ने आपके भील विद्रोह का नेतृत्व किया था। और 1825 ईस्वी से लेकर 1831 ईस्वी तक, कहाँ तक, 1825 से 1831 ईस्वी के बीच में भील विद्रोह लड़ा आपके हुआ था। और यह आपके पश्चिमी जो घाट है, जो पश्चिमी घाट है, आप जानते हैं कि इस प्रकार से आपका भारत का लास्ट वाला हिस्सा है, इसमें दोस्तों इस प्रकार ये पश्चिम वाला घाट है, ये आपका वेस्टर्न साइड है, और ये दोस्तों आपका क्या है, आपके पूर्वी घाट है। तो जो पश्चिमी घाट था इसी तरफ आपके भील विद्रोह हुआ था सेवाराम के नेतृत्व में 1825 से 31 ईस्वी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। भारतीय दलहन, यहाँ पर दलहन के बारे में पूछ रहा है, तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपके कानपुर में है। दोस्तों, मैंने इसे ट्रिक से याद किया है, शायद वो ट्रिक आपके समझ में आए, बट मैंने बहुत गजब से याद किया है कि बहुत लोग कहते हैं ना कि दाल दो, तो लोग कहते हैं कि दाल में मतलब कि जैसे उनको दाल अगर आप कहीं पर मांगने गए, आपको बहुत कम मतलब मांगना है, ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं है, तो कहते हैं बस कान में डालने भरे कर दे दो। समझ रहे हैं ना, दाल है तो उस प्रकार से आपके काम में डालने भरने का हो जाता है कि बहुत कम मिलना है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ है, तो कानपुर में है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय तिलहन अनुसंधान कहाँ है, दलहन तो समझ गए कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपके कानपुर में है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो हैदराबाद में है। इस बात को नोट करके चलेंगे, बहुत बार पूछा गया कि भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो हैदराबाद में है। और भारतीय आपके जो चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो मैंने आपको बताया था उस दिन कि आपके कटक में, कटक कटोरा से आप ट्रिक से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और अगर ये पूछ ले कि जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपके फिलीपींस में है, मनीला नाम का स्थान, मनीला फिलीपींस में आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा रहित कृषि का अध्ययन किया जाता है। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा रहित कृषि का अध्ययन किया जाता है, तो उसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो हाइड्रोपोनिक्स कृषि विज्ञान की एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा मृदा रहित मतलब जल में कृषि की जाती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पर दोस्तों है कि वर्मी कल्चर क्या है। दोस्तों, वर्मी कल्चर आपके केंचुए पालन से संबंधित है। वर्मी कल्चर किससे संबंधित, आपके केंचुआ पालन से संबंधित, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले क्या दोस्तों, फ्लोरीकल्चर किससे इंपॉर्टेंट किसके लिए है, तो फ्लोरीकल्चर के अंदर दोस्तों, फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत फूलों की खेती की जाती है। इसको याद कर सकते हैं, फ्लावर मतलब होता है फूल, और फ्लावर मतलब फूल, तो फ्लोरीकल्चर और फूलों की खेती की जाती है, फूलों की खेती की जाती है। इस प्रकार से ट्रिक से याद कर सकते हैं, फ्लावर मतलब फूल और फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत फूलों की खेती की जाती है। वर्मी कल्चर के अंतर्गत आपके केंचुए पालन का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आज का अपना 5वां क्वेश्चन और पूरी सीरीज का 35वां क्वेश्चन कि रावी नदी किस प्रदेश से निकलती है। जो रावी नदी आप पढ़ते हैं, रावी नदी, ठीक है, यह किस प्रदेश से निकलती है। तो ये दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा नाम जिले में जो रोहतांग दर्रा है, क्या है दोस्तों, जो रोहतांग दर्रा है इसी के समीप से आपकी रावी नदी निकलती है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में है, तो रोहतांग दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में ही है। रावी नदी की बात करते हैं तो रावी नदी बाद में जाकर चिनाब से मिल जाती है, चिनाब नदी है उससे जाकर मिल जाती है, इस बात को नोट करेंगे। और ये रावी नदी वगैरह चिनाब जो है ये सभी आपकी जो सिंधु नदी है उसकी आपकी सहायक नदियाँ हैं, सिंधु नदी में जाकर अंतिम में आपकी मिल जाती हैं। इस बात को आप जानते ही हैं, आपके इस बात को आप क्या करते हैं, विशेष रूप से जानते हैं। दोस्तों जितने भी फॉरेस्ट गार्ड के स्टूडेंट हैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप लोगों की स्टडी में और सहायता के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। और इस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको दैनिक के करंट अफेयर वगैरह और भी कुछ जो इंपॉर्टेंट होती हैं, अगर आप भी कोई फंस रहे हैं वहाँ से आप हमको शेयर कर देते हैं, वहाँ से मैं उसकी जानकारी आपको दे देता हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने एक हिंदी की क्लास भी स्टार्ट कर दी है। आपके सोमवार से सुबह 8 बजे, सोमवार से सुबह 8 बजे दोस्तों आपकी हिंदी क्लासें चल रही हैं और हिंदी में भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आपके पेपर में 80 क्वेश्चन हिंदी के आने हैं, 60 क्वेश्चन जीएस के। तो ये 2 पोर्शन तो मैं आपको मौजूद करा ही रहा हूँ, जीएस का भी और आपके हिंदी का। तो हिंदी की क्लासों को भी ज्वाइन कर लीजिएगा सुबह से 8 बजे से आपके सोमवार से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों आज का हमारा 6वां क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे। आरबीआई दोस्तों आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पढ़ते हैं, इसके प्रथम गवर्नर कौन थे। तो आप जानते हैं कि जो 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आया था उसके द्वारा ही आरबीआई की स्थापना हुई थी। और 1935 ईस्वी में ही सर ऑसबॉर्न स्मिथ, कौन आपके, सर ऑसबॉर्न स्मिथ को आपके आरबीआई का प्रथम गवर्नर बनाया गया था। और 1935 से लेकर 1937 तक 2 वर्षों के लिए ये आरबीआई के गवर्नर रहे थे। अगर पूछ ले कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर क्या थे, या फिर ये क्वेश्चन पूछ ले कि स्वतंत्र, ये भी पूछ लेता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, ये क्वेश्चन अगर पूछ ले आपसे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम आपके आरबीआई गवर्नर कौन थे, तभी आप लगाएंगे सीडी देशमुख। जो सीडी देशमुख साहब थे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सीडी देशमुख साहब थे ये आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, और स्वतंत्र भारत के प्रथम आपके गवर्नर थे कौन, सीडी देशमुख। ये 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। पहला कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। और सर ऑसबॉर्न स्मिथ प्रथम गवर्नर थे आरबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, दोस्तों मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35वीं तक है। और इसके एक आर्टिकल को पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन पूछता है। अगर आर्टिकल से क्वेश्चन पूछता है तो अधिकतर आपके 12 से 35 तक का जो मौलिक अधिकार है वहीं से पूछता है। तो देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों या किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों आर्टिकल 24, जो हमारे यहाँ का आर्टिकल 24 है, यह क्या कहता है, यह कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने फिर जोखिम भरे स्थानों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखेंगे। और जो आर्टिकल 23 है यह आपके बलात् श्रम, किसी से आपकी मतलब कि किसी से आपकी ज़बरदस्ती श्रम कराना, बलात् श्रम कराना, या फिर मानव दुर्व्यापार, मानव का व्यापार करना, को यहाँ पर लिख देना दुर्व्यापार, ठीक है दोस्तों। ये आपका दोनों निषेध है कि मानव का दुर्व्यापार किया जाए या फिर बलात् श्रम, इन दोनों पर प्रतिबंध लगाया आर्टिकल 23 के द्वारा। और आर्टिकल 24 में क्या है मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। याद रखिएगा कि जो मौलिक अधिकार है, मैंने आपको उस दिन मौलिक अधिकार के 6 मौलिक अधिकार लिखा दिए थे कल वाली क्लास में, शायद परसों वाली, हाँ 2 नंबर की क्लास थी, जो क्लास नंबर 2 थी उसमें सारे मौलिक अधिकार जो 6 हैं वो मैंने आपको लिखा दिए थे। आज जान लीजिए कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से, आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, और भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित हैं, भाग 3 में उल्लेखित हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कतई जहर क्वेश्चन है दोस्तों, कतई जहर सीरीज है। तो हर आपके सेशन में मैं एक कतई जहर क्वेश्चन देता हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना होता है। कतई जहर क्वेश्चन क्या है आज का, कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे आप बार्क कहते हैं, जिसे आप बार्क कहते हैं, कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था, उसका नाम क्या है। ये इस क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देखते हैं कि किसके पास दम है आपके कतई जहर क्वेश्चन का आंसर देने का। क्योंकि जो मैं कतई जहर क्वेश्चन आपको देता हूँ वो थोड़ा क्वेश्चन आपके लेवल का रहता है। देखते हैं कौन इसका उत्तर दे पाता है। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन कि हेडिंगले मैनचेस्टर, क्या दोस्तों,
हे डिंगले मैनचेस्टर खेल का मैदान किस स्थान पर है? दोस्तों याद रखेंगे कि ब्रिटेन, ब्रिटेन का नाम आप लोगों ने सुना है, तो ब्रिटेन में ही आपके हे डिंगले मैनचेस्टर आपका है, क्या आपके हे डिंगले मैनचेस्टर खेल का मैदान है। और यह क्रिकेट खेल इसमें खेला जाता है, कौन? हे डिंगले मैनचेस्टर। और दोस्तों ब्रिटेन के कुछ और आपके मैदान याद रखिएगा क्रिकेट के हैं। एक है लॉर्ड्स, बहुत पूछा जाता है कि लॉर्ड्स क्रिकेट का मैदान किस देश में है? तो ब्रिटेन में। ओवल क्रिकेट का मैदान किस देश में है? ब्रिटेन में। और लीड्स क्रिकेट का मैदान किस देश में है? तो ब्रिटेन में ही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों याद रखिएगा स्टार मार्क करके। और दोस्तों आप हेडिंगले मैनचेस्टर को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि एशियाई खेल संघ ने, जो एशियाई खेल संघ है, इसने अपना प्रतीक चिन्ह किसे घोषित किया? दोस्तों तो चमकता सूरज को, चमकता सूरज को एशियाई खेल संघ ने अपना प्रतीक चिन्ह घोषित किया, चमकता सूर्य। और एशियाई खेल की शुरुआत आपके 1951 ईस्वी में हुई थी, दिल्ली में हुई थी। और आपके एशियाई खेल में जो दोस्तों के स्वर्ण पदक जीतते हैं उनको 30 लाख रुपए की राशि दी जाती है, 30 लाख रुपए की राशि दी जाती है। जो रजत पदक जीतते हैं, मतलब कि आपके रजत पदक जीतते हैं, उनको दोस्तों आपके 20 लाख रुपए की राशि दी जाती है, 20 लाख रुपए की। और जो कांस्य पदक जीतते हैं, मतलब कि ब्रोंज मेडल, कांस्य पदक, उनको आपको 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो गोल्डन मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रोंज मेडल में कितनी प्राइज दी जाती है? क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, रखिएगा। और कब से शुरुआत? 1951 ईस्वी में दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को नोट करके चलेंगे। और पहली बार जो प्रथम एशियाई खेल खेला गया था उसमें कुल 11 टीमों ने भाग लिया था, इस बात को भी नोट करके चलेंगे। इतनी बातें आपको याद होनी ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन और पूरी सीरीज का 40वां क्वेश्चन है कि शंकर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? जो शंकर पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए जाता है? तो भारतीय काम होना चाहिए, भारतीय दर्शन, संस्कृति और कला क्षेत्र में, दर्शन में, संस्कृति और कला क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर शंकर पुरस्कार दिया जाता है। और शंकर पुरस्कार के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए की प्राइज दी जाती है। कितने? 1.5 लाख रुपए की। कुछ और पुरस्कार बता देता हूँ और संबंधित उसका वो भी जान लीजिए। जैसे एक पूछा जाता है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार। और दोस्तों एक आपसे पूछा जाता है कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? एक दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में जाता है? ऑस्कर अवार्ड। एक आपसे पूछा जाता है कि रेड इंक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये मैं आपके लिए देता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए दे देता हूँ कि रेड इंक पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, बोरलॉग पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड, ये चारों अवार्ड के बारे में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो भी आपको पता हो किस क्षेत्र में जाता है, कितनी प्राइज दी जाती है, जो भी आप लोगों को पता हो रेड इंक पुरस्कार के बारे में, कलिंग पुरस्कार के बारे में, बोरलॉग पुरस्कार के बारे में और ऑस्कर अवार्ड, इन चारों के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये जो हमारा आज का कतई जहर क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पर जो क्वेश्चन करा जा रहे हैं इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक दे दी गई है। इसके अलावा दोस्तों आप हमको फॉलो कर लीजिएगा। ट्विटर पर हमारा यूजर नेम है @examtak_official और ट्विटर पर लिंक है, जाकर वहाँ से हमको फॉलो कर लीजिए। और हमको फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, बट ट्विटर पर जरूर जुड़ जाइएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है, तो वहाँ से जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के लिए और सभी एग्जाम के लिए, एसआई, लेखपाल, बीएड कांस्टेबल के लिए मैंने हिंदी की महत्वपूर्ण सीरीज आपके सोमवार से स्टार्ट करने चल रहा हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराए जाएंगे, इसलिए सुबह 8 बजे इन क्लासों को बिल्कुल भी लीजिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है दोस्तों। और हमारे यहाँ पर ये जो टाइम टेबल से क्लास चलती हैं, ये एक बार टाइम टेबल देख लीजिए कि हमारे यहाँ पर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सुबह 8 बजे कराए जाएंगे। जीके जीएस के जो फॉरेस्ट गार्ड के चल रहे हैं सोमवार से, ये जो हमारा टाइम टेबल दिख रहा है इसी पर आपको क्लासें मिलेंगी। आप लोग टाइम टेबल करते रहते हैं कि सर कब किस समय पर क्लास आती है, मैं जान नहीं पाता हूँ। तो जान लीजिए कि हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न सुबह 8 बजे कराए जाएंगे। आपके फॉरेस्ट गार्ड के लिए जीके जीएस के सुबह 10 बजे इसके क्वेश्चन कराए जाएंगे। ग्रुप डी के लिए 2018 में जो पेपर पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वह शाम 5 बजे कराए जाएंगे। और फिजिक्स ऑल एग्जाम के लिए आपके भी लिए और जितने भी ग्रुप डी के लिए हमारे सीएचएस विद्यार्थी सबके लिए हमने ऑल एग्जाम के लिए फिजिक्स चलाई है, ये रात 7 चलेगी। तो ये 4 क्लासें हमारे यहाँ पर चलेगी और ये पूरा आपका टाइम टेबल है बाकायदा, इस बात को जान लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस सीरीज को यहीं पर समाप्त करते हैं। कतई जहर सीरीज को पहली, दूसरी और तीसरी क्लास को जाकर देख लीजिए। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।